फ्रेंड्स, सो आज हम स्टार्ट करेंगे जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो मैं आपको बता दूं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ जो हमने पिछली वीडियो में कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के बीच में पढ़ा था, उसका हमने उसमें सिर्फ जो फोर्स देखा था वही फाइंड किया था। और आपको और मुझे पता है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो आज हम फाइंड करेंगे उस फोर्स के लिए जो डायरेक्शन क्या होगी, किधर होगी, वो हम आज फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो मैंने यहाँ पर पहले से डायग्राम बनाया हुआ है। सो इस डायग्राम से पहले हमें देखना होगा कि जो मैंने दो चार्ज लिए हैं जो है इक्वल चार्ज, एंड यहाँ पर हम इक्वल चार्ज अपोजिट चार्ज भी ले सकते हैं। तो इस कंडीशन का जैसे इस कंडीशन का नाम हो गया जो Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जैसे कोई भी हमारे पास जैसे कोई भी इक्वल चार्ज है, जैसे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो नंबर लाइन है हमारी यहाँ पर 0 से यहाँ पर सारे पॉजिटिव, इधर सारे नेगेटिव, तो 0 तो पॉजिटिव से छोटा ही होता है। तो यहाँ पर जो इक्वल चार्ज होंगे तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा, एंड यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव भी ऑल्सो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो 0 से ग्रेटर बन रही है। तो हमने ये कंडीशन ली है कि जो चार्ज है वो 0 से बड़े है। तो यहाँ पर जो इन दोनों को चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो 0 से ग्रेटर होगा। तो हमने यहाँ पर दो चार्ज लिए हैं Q1 एंड Q2, क्योंकि हमें दोनों के बीच में फोर्स निकालना है और इनके बीच में डायरेक्शन भी निकालनी है। जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो किस तरफ उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो मैंने यहाँ पर दो चार्ज ले लिए, किधर भी ले सकते हो आप चार्ज, तो दो चार्ज ले लिए। इसके बाद में मल्टीपल चार्ज के बीच में फोर्स फाइंड करेंगे। पहले हम इसके बीच में कर लेते हैं, दो के बीच में, तो इनके लिए डायरेक्शन। सो पहले मेरे को ओरिजिन से इनकी पोजीशन वेक्टर लेना होगा। तो पोजीशन वेक्टर होते हैं तो ओरिजिन से किसी भी वेक्टर की किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन बताता है उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जो ओरिजिन से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो ओरिजिन से Q1 की पोजीशन हम मान लेते हैं R2 एंड Q1 की R1। देन आफ्टर हम इन दोनों के बीच में पोजीशन बतानी होगी Q की रिस्पेक्ट Q2 के रिस्पेक्ट में Q की एंड Q के रिस्पेक्ट में Q2 की। तो पहले इनके बीच में फोर्स होता है, वो फोर्स किधर होगा, दोनों इक्वल चार्ज है, मतलब सेम नेचर के चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। तो चाहिए नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, हमें क्या पता है। तो यहाँ पर इक्वल चार्ज है तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो Q1 के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू Q1 रिस्पेक्ट टू 2 इधर होगा, एंड Q2 की वजह से जो Q1 पे लगेगा वो इधर होगा F21। सो इसके पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू Q2 R12, इसकी R21। तो ये सेम एज हो गए, इसकी जो फोर्स होगी जो रिस्पेक्ट में वो इसके लिए पोजीशन वेक्टर होगी। तो हमारा डायग्राम तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके लिए पहले हमें जो मैंने टर्म लिखी है इनकी पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या क्या है। तो जो R2 है यहाँ पर लिख लेते हैं हम, R12 है, Q1 चार्ज विद रिस्पेक्ट टू Q2, R21 है पोजीशन Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, R12 है पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, एंड यहाँ पर R21 है जो Q2 की रिस्पेक्ट में जो Q1 के लिए पोजीशन है वो है यहाँ पर, एंड F1 एंड F2 को और लिख लेते हैं। फोर्स ऑन Q1 with respect to Q2
ड्यू टू लिख दो चाहे विद रिस्पेक्ट टू, एक ही बात हो गई यहाँ पर। तो सो हमने इन दो चार टर्म की बता दी है कि क्या क्या है। तो अब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो पहले हमें इनको पॉइंट को नाम देना होता, को नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हो हमारे पास एक ट्रायंगल हो गए, दो ट्रायंगल बन गए ओ ए बी एंड ओ बी ए। यहाँ से पूरी डेरिवेशन शुरू होगी और यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी। अब देखो अकॉर्डिंग फ्रॉम ट्रायंगल, पहले क्वेश्चन में ले लो तो ओ ए बी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी। अब इसको जो ये ट्रायंगल इसको हम इधर बना लेते हैं। तो ओ ए एंड बी, तो ओ ए की वैल्यू है R1 R2। तो यहाँ पर हम ए बी के लिए वैल्यू ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले लो आप। पर अगर हम इस ऑर्डर में चल रहे हैं ओ ए बी, तो हम इसको R21 ले देंगे। इसकी इधर है, इसकी इधर है, R21 ले लेते हैं। सो इस ट्रायंगल के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि जो हमने पिछली 11th क्लास में जो वेक्टर जो चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था कि जो अगर कोई भी दो है, दो भी कोई क्वांटिटी है जो एक ही ऑर्डर में है, तो उन दोनों का जो सम होगा वो उसके रिजल्टेंट की इक्वल होगा। तो यहाँ पर ही दो जो क्वांटिटी है, देखो ये R1 भी इसी ऑर्डर में है और R2 भी इसी ऑर्डर, R21 भी इसी ऑर्डर में। तो जो R1 प्लस R2 का जो दोनों का सम होगा वो इक्वल होगा R2 की। यहाँ से हमें R21 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हमें ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा OBA, फ्रॉम ट्रायंगल OB एंड A। यहाँ पर ये फिर से ये डायग्राम बना लेते हैं, ये ट्रायंगल बना लेते हैं OAB। तो R1 R2, इस बार हम ले लेंगे R12। तो इसीलिए सो इसके हिसाब से जो एक ऑर्डर में जो दो क्वांटिटी है उनको लिख लेते हैं उसकी रिजल्टेंट के सम के बराबर। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो सेम इसकी जैसे हो गई। अब हमने दोनों इक्वेशन कर ली। तो अब हम फोर्स निकालेंगे इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे कि फोर्स क्या होगा। तो मेरे को इरेज करना होगा ये। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को साइड में लिख लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को। R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। सो अब हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स F12, फोर्स F12 इज इक्वल टू K। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ इसको मैं आपके लिए। F इज इक्वल टू K Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। सो K तो कांस्टेंट है, कॉलम्स कांस्टेंट। Q हमारे पास Q1 है यहाँ पर एंड Q2। तो अगर हम इन दोनों को आगे पीछे लिखें या पीछे आगे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट है ये। तो चाहे इसको Q2 आगे लिख दो चाहे Q1 आगे लिख दो। तो हमने F1 तो निकाले हैं तो Q1 पहले लिखेंगे
अपने हिसाब से। अब जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो क्यू F12 निकालना है तो FR12 होगी। एंड इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, F12 की डायरेक्शन इसके लिए जो डायरेक्शन होगी वो n कैप होगी, जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके अलोंग है, तो ये इधर है तो r1 कैप है, क्योंकि हमने यहाँ पर कैप क्या डिनोट करता है, जो यूनिट वेक्टर उसको डिनोट करता है। हमारे पास मैग्नीट्यूड है पहले से, तो हमने खाली ये r12 लिखा है। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं होता तो हम ये लिखते r12। अब इनका जो यूज होगा, इसको बनाना पड़ेगा, तो हमें जो किसी भी R1 हमने पढ़ा है 11th क्लास में, हमने पढ़ा है कि जो कोई भी यूनिट वेक्टर किसी का भी अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका वो होगा रेशो उस वेक्टर का रेशो। जैसे हम ले रहे हैं ये वेक्टर ले रहे हैं, तो इसका जो फुल वेक्टर है एंड जिसकी मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का जो रेशो होता है यूनिट वेक्टर, तो हमें यहाँ पर ये पुट करनी है, जिसकी वैल्यू है तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम F12 is equal to KQ1 into Q2 R12 समझ सकते हो मैंने यहाँ पर, क्योंकि R12 यहाँ पर है, ओनली हमने मैग्नीट्यूड ले रखा है। हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, अगर हमें वेक्टर, जैसे ये कोई वेक्टर है, अगर हमें इसको खाली इसका मैग्नीट्यूड शो करना है तो या तो इसको ऐसे लिख दो और या इसको लिख दो ऐसे खाली। तो मैंने पहले तो इसको ऐसे लिख रखा है यहाँ पर, और ये तो ब्रैकेट है और यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया, तो दोनों सेम ही हो गए। तो R12 एंड R21 हो गई। अब हमें जो निकालनी होगी वैल्यू सेम एज इट इज F21 के लिए निकालनी होगी, तो यहाँ पर इसको कर लिया मैंने, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं इसको, इक्वेशन थर्ड। देन आफ्टर F2 के लिए, F21 के लिए, F21 वेक्टर के लिए KQ2 into Q1 सेम इधर है, एंड R21 का होल स्क्वायर एंड R21 कैप, ये सेम नहीं होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। इसकी वैल्यू यहाँ से लेंगे, पहले इसको ऐसे लिखेंगे Q2 एंड Q1, इसको लिख दिया हमने R2 एंड ये वेक्टर है, नीचे लिख दिया R21 का होल ट्वाइस। सो ये सेम इसलिए है क्योंकि देखो इसका होल ट्वाइस, जैसे अगर हम ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ये अपनी अपनी जगह पर है, जैसे कुछ ये चार ले लो, ये Q1 है एंड ये Q2 है। अगर हम यहाँ से इसकी यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे तो भी यही होगी, और इसको यहाँ से यहाँ पर जो डिस्टेंस देखेंगे तो सेम ही तो होगी डिस्टेंस। ये थोड़ी यहाँ से देखेंगे तो ये बढ़ थोड़ी जाएगी, देखो यहाँ से देखेंगे तो भी इतनी यहाँ तक इसकी डिस्टेंस होगी, जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी यहाँ तक वो भी सेम ही होगी। तो यहाँ पर हम ये अगर हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड के लिए सेम है, डायरेक्शन के लिए सेम नहीं होगी, खाली इसका जो मैग्नीट्यूड है जैसे 2 सेंटीमीटर है तो इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगी। तो यहाँ पर खाली मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों ये और ये दोनों सेम है। तो अब यहाँ से हम न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सो यहाँ से देखो, अब आपको इतना तो इक्वल लग रहा होगा इन दोनों में, ये दोनों इक्वल है। तो अगर इसको भी इक्वल करना है तो जो ये R12 है या R21 इन दोनों में चेंज करना होगा, क्योंकि जो ये R21 है ये तो इधर है, R21 की डायरेक्शन इधर है। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, इसका मतलब अपोजिट, इससे जो पहली डायरेक्शन थी उससे अपोजिट डायरेक्शन, तो ये इधर हो जाएगी। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूंगा तो ये R12 की डायरेक्शन में नहीं हो गई, R12 की तरफ ही तो नहीं होगी डायरेक्शन, देखो ये इसकी तरफ ही होगी डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा तो यहाँ पर R12 हो जाएगा,
और यहाँ पर माइनस का साइन लगा देता हूँ। सो अब ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। अब इससे पता चल रहा है कि जो इन दोनों के बीच जो इस Q1 के कारण जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो F12 लगेगा एंड F2 के लिए सेम लगेगा मैग्नीट्यूड में, पर उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी अगर सेम चार्ज के लिए। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि F2 के कारण F1 के इधर लग रहा है और F1 के कारण यहाँ पर F2 इधर लग रहा है। तो देखो इसमें हमने प्रूफ करके दिखाते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है कि जो एवरी रिएक्शन है अपोजिट रिएक्शन, ये जो अगर हम कोई भी जैसे मान लो किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो अपोजिट फोर्स लगाएगा हमारे ऊपर। जैसे कोई बॉल ले लो, आप बॉल पे थ्रो करो तो आप जो थ्रो कर रहे हो तो आप फोर्स लगा रहे हो, फिर वो जो बॉल के ऊपर बॉल पे जो टिक के जो बॉल वापस आएगी वो रिएक्शन फोर्स है, और जो आपने मारा है बॉल को थ्रो किया है उसको हम एक्शन फोर्स मान लेते हैं। तो वही है यहाँ पर। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को, और कई बार ये सुना जाता है कि प्रूव न्यूटन्स थर्ड लॉ बाय कूलम्ब्स लॉ, तो आपको ये डेरिवेशन करनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और